राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है विकास के प्रतिमान के आधार। तो उनके आधार जो कि वंशानुक्रम, वातावरण एवं अधिगम, यह सभी जो है कि विकास के प्रतिमान के आधार हैं। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आया है उसे हम लोग देखेंगे तथा व्याख्या सहित हल भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यह किस प्रकार का अनुकूलन है जहाँ मानव सांचे में ढाले जाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। मतलब यह कौन सा अनुकूलन है जहां मानव, इसमें से कौन सा ऐसा अनुकूलन है जहां मानव सांचे में ढाले जाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें जो है कि हो जाएगा सुनम्यता। सुनम्यता इस प्रकार का अनुकूलन है जहां मानव सांचे में ढाले जाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर जो कि डी से ही हो जाएगा। तो इसके बारे में जानते हैं। सुनम्यता एक ऐसा अनुकूलन है जहां मानव सांचे में ढाले जाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। सुनम्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस विरूपण की व्याख्या करती है जिसके कारण किसी वस्तु को नया आकार या आकृति दी जा सकती है, क्योंकि इस गुण के कारण यदि उस समय वस्तु पर आरोपित बल को हटा लिया जाए तो भी वह पहले वाली आकृति या आकार में नहीं आती। वह पहले वाली आकृति या आकार में नहीं आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विकासात्मक कार्यों के संदर्भ में उन कार्यों को कालानुक्रम में लगाएं। विकासात्मक कार्यों के संदर्भ में उन कार्यों को कालानुक्रम में लगाना है। पहले जो है कि यथोचित, स्त्रियोचित, पुरुषोचित सामाजिक भूमिका का आरंभ करना, तो यह नहीं है। फिर उसके बाद जो है कि नहीं, पहले जो है कि सही एवं गलत में भेद का अधिगम करना होता है। पहले सही एवं गलत के भेद का अधिगम करना होता है। फिर उसके बाद जो है कि यथोचित, स्त्रियोचित एवं पुरुषोचित सामाजिक भूमिका का प्रारंभ करना होता है। यथोचित, स्त्रियोचित एवं पुरुषोचित सामाजिक भूमिका का प्रारंभ करना होता है। दूसरे स्थान, पहले स्थान पर यह, फिर दूसरे स्थान पर यह है। फिर उसके बाद जो है कि अभिनव अभिभावकों एवं अन्य वयस्कों से संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना होता है। फिर लास्ट में नागरिकी उत्तरदायित्वों को लेना होता है। पहले क्या किया जाता है? पहले जो है कि सही एवं गलत में भेद का अधिगम किया जाता है। फिर उसके बाद जो है कि यथोचित, स्त्रियोचित एवं पुरुषोचित सामाजिक भूमिका का प्रारंभ करना। पहले सही गलत भेद का अधिगम किया जाता है। यथोचित, स्त्रियोचित, पुरुषोचित सामाजिक भूमिका का प्रारंभ करना। फिर उसके बाद जो है कि अभिभावकों एवं अन्य वयस्कों से संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना। फिर लास्ट में जो है कि नागरिकी उत्तरदायित्व को लेना। तो पहला जो है कि तीसरा है, तो तीसरा इसमें जो कि सी में भी है और डी में भी है। फिर उसके बाद जो है कि यथोचित, स्त्रियोचित तो सी में भी है, बी में भी है। फिर उसके बाद क्या है, तो उसके बाद जो है कि अभिभावकों एवं अन्वयस्कों से संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना दूसरा। तो ये जो कि इसका आंसर सी से ही हो जाएगा। तो विकासात्मक कार्यों के संदर्भ में क्रम है। फिर से देख लेते हैं। सही एवं गलत में भेद का अधिगम, यथोचित, स्त्रियोचित एवं पुरुषोचित सामाजिक भूमिका का प्रारंभ, सही एवं गलत में भेद का अधिगम, यथोचित, स्त्रियोचित एवं पुरुषोचित सामाजिक भूमिका का प्रारंभ, अभिभावकों एवं अन्य वयस्कों से संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना। फिर नागरिकी उत्तरदायित्व को लेना। फिर जो है कि अभिभावकों, अन्य वयस्कों से संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना, फिर नागरिकी उत्तरदायित्व को लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गेने के अनुसार विद्यालयी विषयों का अधिकांश अनुदेशन सीखने एवं प्रयोग से संबंधित है। तो गेने के अनुसार जो है कि विद्यालयी विषयों का अधिकांश अनुदेशन सीखने एवं प्रयोग से संबंधित होता है। तो इसका हो जाएगा सब प्रत्यय एवं नियम से होता है। गेने के अनुसार विद्यालय विषयों का अधिकांश अनुदेशन सीखने एवं प्रयोग से संबंधित होता है। तो यह सम प्रत्यय एवं नियम से होता है। तो इसका आंसर जो है कि ए सही हो जाएगा। तो गेने ने कहा, गेने का मानना है कि सम प्रत्यय, गेने ने का मानना है कि सम प्रत्यय
एवं सिद्धांत अधिगम की क्षमता की उपलब्धि के बिना समस्या का अधिगम संभव नहीं है। किसी विशिष्ट प्रक्रिया के अधिगम हेतु अधिगमकर्ता को संकेत अधिगम से समस्या समाधान अधिगम तक की प्रक्रिया से गुजरना होता है। गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। देखिए गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं। पहला जो है कि समस्या समाधान का अधिगम सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम है। समस्या समाधान का अधिगम सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम है। फिर उसके बाद सिद्धांत का अधिगम, समस्या समाधान का अधिगम कैसा है? सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम पहला है। फिर सिद्धांत का अधिगम है, संप्रत्यय अधिगम है और बहुभेद अधिगम है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 1 से 4 तक के निम्न श्रेणी में आते हैं। इनमें तर्क व चिंतन का अभाव पाया जाता है। इनमें तर्क व चिंतन का अभाव पाया जाता है। मुझे लगता है नीचे से पहला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नीचे से है। जो संकेत अधिगम होता है सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम है। फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, फिर श्रृंखला अधिगम, संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, बहुभेद अधिगम, सप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। तो 5 से 8 तक के उच्च श्रेणी में आते हैं। इनमें तर्क व चिंतन पाया जाता है। 5 से 8 तक जो है कि उच्च श्रेणी को देखें, यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है कि निम्न श्रेणी का अधिगम होता है। 1 से 4 तक की श्रेणी में आते हैं तो इनके तर्क व चिंतन का अभाव होता है, तर्क व चिंतन का अभाव होता है। फिर इसके बाद जो है कि 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, यह जो है कि 5 से लेके 8 तक के उच्च श्रेणी में आते हैं। इनमें तर्क व चिंतन पाए जाते हैं, इनमें तर्क व चिंतन पाया जाता है। और समस्या समाधान का जो पूछ देगा कि सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम कौन सा है, तो समस्या समाधान अधिगम है। और सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम कौन सा है, तो जो कि सांकेतिक अधिगम सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम है। पूछ देगा कि 1 से लेके 4 तक की श्रेणी का अधिगम कैसा है, अच्छा है, उच्च है कि निम्न है, तो यह जो कि निम्न श्रेणी में आ जाएगा। और 5 से 8 तक के अधिगम जो है कि उच्च श्रेणी में आते हैं। तो यह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पूर्व दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत में निहित होती है? पूर्व दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत में? तो यह जो है कि अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत होगा, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत हो जाएगा। तो इसका डी से हो जाएगा। तो पूर्व दृष्टि सीखने को अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत में निहित होती है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 में की। इसे सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। गेस्टाल्ट सिद्धांत में आकार की पूर्णतया को प्राप्त दिया जाता है। रचनात्मक का सिद्धांत रचनात्मक शिक्षण की एक ऐसी रणनीति है जिसमें विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान अवस्थाओं और कौशलों का इस्तेमाल किया जाता है। विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान और सूचना के आधार पर सीखता है। विद्यार्थी जो है कि अपने पूर्व ज्ञान और सूचना के आधार पर सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वह अवधारणा नहीं है जिस पर शिक्षण प्रतिमान आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वह अवधारणा नहीं है जिसमें शिक्षण प्रतिमान आधारित है? मतलब इसमें से कौन सा कथन है जिसमें उसकी अवधारणा नहीं है लेकिन शिक्षण प्रतिमान पर आधारित है? नहीं आधारित मतलब, तो अनुदेशन का तरीका प्रायः उद्देश्य पर निर्भर होता है, तो यह सही है। सीखने के विभिन्न उद्देश्य अन्य क्रियाओं से प्राप्त नहीं किए जा सकते, तो यह गलत है, यही सही होगा, तो यह भी सही हो जाएगा। और सीखने की विभिन्न शैलियों के लिए अनुदेशन के विभिन्न तरीकों की आवश्यकता होती है, तो यह सही है। सीखने के सरलीकरण के लिए शिक्षण द्वारा वांछित वातावरण का सृजन किया जाता है, तो यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सीखने के विभिन्न उद्देश्य अनेक क्रियाओं से प्राप्त नहीं किए जा सकते। यह शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा को इंगित नहीं करता। शिक्षण प्रतिमान आंग्ल भाषा टीचिंग मॉडल का पर्यायवाची है। किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है। किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार
व्यवहार के ढालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिमान कहलाती है। इस प्रकार प्रतिमान का अर्थ किसी उन्मुख उद्देश्य के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। शिक्षण के प्रत्येक प्रतिमान में शिक्षण की विशिष्ट रूपरेखा का विवरण होता है, जिसके सिद्धांत की प्रतिपुष्टि प्राप्त किए हुए निष्कर्षों पर आधारित होती है। इस प्रकार शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत के लिए उत्कल्पना का कार्य करते हैं। शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन का तरीका प्राप्त उद्देश्यों पर निर्भर होता है। सीखने की विभिन्न शैलियों के लिए अनुदेशन के विभिन्न तरीकों की आवश्यकता होती है। सीखने के सरलीकरण के लिए शिक्षण द्वारा वांछित वातावरण का सृजन किया जा सकता है। पी पी आर जोयस के अनुसार क्या कहे हैं कि शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन के रूपरेखा माने जाते हैं। इसमें विशेष लक्ष्य प्राप्ति हेतु परिस्थितियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन की रूपरेखा माने जाते हैं। इसमें विशेष लक्ष्य प्राप्ति हेतु परिस्थितियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें छात्र की अंतःक्रिया इस रूप में होती है कि छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। जिसमें छात्र की अंतःक्रिया इस रूप में होती है कि छात्र के व्यवहार को वांछित परिवर्तन लाया जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना आवश्यक है। तो शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना इनमें से कौन सा आवश्यक है कि अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, या छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए, छात्रों में व्यस्त रखने के लिए, स्वयं की योग्यता बनाने के लिए। तो अनुदेश उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना आवश्यक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुदेश उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना अनुदेश की प्राप्ति के लिए किया जाता है। शिक्षण पाठ योजना में शिक्षक को एक दिशा प्रदान किया जाता है। शिक्षण पाठ योजना में शिक्षण को क्या किया जाता है? एक जो है कि दिशा प्रदान किया जाता है। पाठ योजना कक्षा नियंत्रण में सहायता प्रदान करती है। पाठ योजना की सहायता से शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया को आसानी से नियोजित कर पाठ को पढ़ा लेता है। शिक्षक पाठ योजना के आधार पर शैक्षिक लक्ष्य की आसानी से प्राप्त कर लेता है। शिक्षक पाठ योजना के आधार पर जो है कि शैक्षिक लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है। वह अधिगम जो है कि व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है क्या कहलाता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? तो यह जो है कि स्किनर का है। इसका स्किनर ने दिया है। सिद्धांत उद्दीपन पर आधारित है। किसी प्रक्रिया को करने के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो अधिगम की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे किसी विद्यार्थी को जब अंक प्राप्त या किसी कार्य को करने पर इनाम दिया जाता है या प्रशंसा की जाती है तो इसके कार्य करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। इसके कार्य करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। अनुक्रिया अनुबंधन जो है कि रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग किसका है? तो यह जो है कि अनुबंधन अनुक्रिया पावलॉक द्वारा किया गया है। कब दिए थे? सन 1904 में प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार अस्त्रवादी उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपन के समान होने वाली अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन अर्थात उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होना ही अनुबंधन है। अनुकूलन अनुबंधन जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग। इस प्रयोग द्वारा पावलॉक ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपन का एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया करने लगता है, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया अथवा अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। जिसे अनुकूलित अनुक्रिया अथवा अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक की उपस्थिति, विद्यार्थी की सहभागिता एवं उनकी सक्रियता सम्मिलित होना आवश्यक नहीं कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक की उपस्थिति, विद्यार्थी की सहभागिता एवं उनकी सक्रियता सम्मिलित होना आवश्यकता नहीं है कहलाती कौन? तो इसमें कौन सा जो है कि सम्मिलित होना आवश्यक नहीं कहलाता है? तो जो कि शिक्षण जो कि सम्मिलित हो सकता है। अनुदेशन प्रशिक्षण भी है और प्रतिपादन भी, अनुदेशन नहीं है।
तो वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षण की उपस्थिति, विद्यार्थी की सहभागिता एवं उनकी सक्रियता सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है। तो अनुदेशन का सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है, तो केवल जो है कि बी सही हो जाएगा। तो केवल बी जो कि आवश्यक नहीं है, तो इसका आंसर बी आंसर सही हो जाएगा। तो वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षण की आवश्यकता, शिक्षण की उपस्थिति, विद्यार्थी की सहभागिता एवं उनकी सक्रियता सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है, अनुदेशन कहलाती है। अनुदेशन की निर्देशन भी कहा जाता है, अनुदेशन को जो है कि निर्देशन भी कहा जाता है। इसका अर्थ उन क्रियाओं से होता है जो अधिगम सुविधाएं प्रदान करती है। इसमें शिक्षक और छात्र के मध्य अंतर क्रिया आवश्यक नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन का उत्तरदायित्व चर कहलाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन का उत्तरदायी चर कहलाते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षक व्यूह। तो कौन सा कहलाता है? तो इसमें जो है कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम जो है कि शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन का उत्तरदायी चर कहलाता है, और शिक्षण व्यूह रचनाएं जो कि नहीं होगा। तो इसका आंसर डी होगा। तो देखते हैं आंसर, इसमें इसका आंसर कोई नहीं बताया है, तो पढ़ लेते हैं लाइन एक बार। तो शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम शिक्षण टीचिंग के अंग है, ना कि शिक्षण अधिगम की। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार में नई और अलग अलग क्षमताओं का विकास करना। देखिए इसमें बताया शिक्षण, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम शिक्षण के अंग है, ना कि शिक्षण अधिगम की। अच्छा, क्या पूछा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन का उत्तरदायी चर कहलाता है। तो यह जो कि शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम जो कि शिक्षण के अंग है, ना कि अधिगम के अंग है। तो इसमें इसका आंसर कोई नहीं सही होगा। तो अधिगम प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार में नई और अलग अलग क्षमताओं का विकास करना होता है। स्किनर ने कहा है कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। आयोग ने इस प्रश्न में किसी भी विकल्प को सही नहीं माना है। आयोग ने इस प्रश्न में किसी विकल्प को सही नहीं मानना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार नहीं है? इनमें से कौन सा जो है कि शिक्षण व्यवहार नहीं है? तो हस्तक्षेप रहित शिक्षण, एकांतात्मक शिक्षण, प्रजातांत्रिक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण। तो निदानात्मक शिक्षण जो कि शिक्षण व्यवहार नहीं है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण व्यवहार नहीं है। निदानात्मक शब्द अंग्रेजी के डायग्नोसिस शब्द का हिंदी रूपांतर है। इसका अर्थ निदान होता है। जिस प्रकार एक चिकित्सक रोगी के कुछ लक्षणों को देखकर उसके रोग का निदान करना है, उसी प्रकार एक शिक्षक छात्र को विषय गतिमान देना और अधिगम संबंधित त्रुटियों को जानकर उनकी कठिनाइयों को दूर करना होता है, कर उसका निदान करना होता है। हस्तक्षेप रहित शिक्षण एकांतरात्मक शिक्षण है, और प्रजातांत्रिक शिक्षण, ये सभी जो है कि शिक्षण व्यवहार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक सफल शिक्षक वह है जो दयालु एवं अनुशासनवादी हो। तो यह है, और शांत और प्रतिक्रियाशील हो, सहनशील एवं प्रभुत्ववादी हो, निष्क्रिय एवं सक्रिय हो। तो जहाँ तक इसका आंसर ए सही हो जाएगा। दयालु एवं अनुशासनवादी हो, तो इसका आंसर ए सही होगा। तो एक सफल शिक्षक वह है जो दयालु एवं अनुशासनवादी हो। एक सफल शिक्षक छात्रों में सकारात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास की प्रेरित करता है। एक सफल शिक्षक कौन सा होता है? जो सकारात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक विकास प्रेरित करता है, ताकि वे अपने निजी जीवन में अर्जित समझ और ज्ञान का समुचित उपयोग कर बेहतर निर्णय ले सके और समाज के लिए बहुमूल्य योगदान कर सके, और समाज के लिए जो है कि बहुमूल्य योगदान कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अधिगम के रास्ते में रुकावट के क्लांश का कारण है। अधिगम के रास्ते में रुकावट के क्लांश का कारण क्या है? तो मानसिक थकान है, रुचि का ना होना, प्रतिकूल वातावरण। तो यह सभी है, तो इसका आंसर जो कि डी हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत है। तो इसमें से कौन सा अधिगम जो है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत है। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या चिंतन अधिगम का सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत, प्रबल सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक, तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत नहीं होगा, चिन्ह अधिगम, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है कि सी से हो जाएगा। क्षेत्रीय सिद्धांत, फील्ड थ्योरी। तो अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्षेत्रीय सिद्धांत है। यह सिद्धांत कर्ट लेवी ने दिया। किसने दिया? कर्ट लेवी ने दिया। इस क्षेत्रीय सिद्धांत जो है कि इसके अनुसार सीखना कारकों पर निर्भर करता है। सीखना व्यक्तिगत कारक एवं पर्यावरणीय कारक के गुणनफल का परिणाम है। सीखना किसका कारण है? व्यक्तिगत कारक और पर्यावरणीय कारक के गुणनफल का परिणाम है। और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसका है? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है कि पावलॉक का है। किसका है? पावलॉक का है। अनुबंधन में किसी भी वस्तु अथवा परिस्थिति को उद्दीपन के रूप में काम में लिया जाता है। इस उद्दीपन के कारण अधिगमकर्ता अनुक्रिया प्रकट करता है। इस उद्दीपन का कारण जो है कि अधिगमकर्ता अनुक्रिया प्रकट करता है। और चिन्ह अधिगम जो है कि चिन्ह अधिगम का सिद्धांत साइन लर्निंग थ्योरी, यह सिद्धांत टॉलमेन का है। किसका है? चिन्ह अधिगम सिद्धांत। याद कर लीजिए आप, चिन्ह अधिगम किसका है? टॉलमेन का है। टॉलमेन का है द्वारा दिया गया है। यह सिद्धांत उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत को जोड़ता है। किसको? उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत और संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत को जोड़ता है। इसको संकेत आधारित सिद्धांत तथा उद्देश्यपूर्ण व्यवहार भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? संकेत आधारित सिद्धांत तथा उद्देश्यपूर्ण व्यवहार भी कहा जाता है। और प्रबल सिद्धांत जिसे रिइंफोर्समेंट थ्योरी कहा जाता है। यह सिद्धांत रिइंफोर्समेंट थ्योरी, यह सिद्धांत क्लार्क एवं एस एल के द्वारा दिया। प्रबल सिद्धांत किसके द्वारा दिया? क्लार्क एस हल के द्वारा दिया। किसके द्वारा? क्लार्क एस हल के द्वारा दिया गया। इसके अनुसार आवश्यकता अधिगम का आधार अर्थात आवश्यकता चालक आवश्यकता पूरी होने की चालक कम हो जाता है। इसमें अधिगम की दर कम होने लगती है। प्रबल सिद्धांत जो है कि क्लार्क एस हल के द्वारा और चिन्ह अधिगम सिद्धांत जो कि टॉलमैन के द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसी कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थी की आवश्यकताओं एवं रुचियों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम इस पक्ष में ध्यान में रखता है? तो किसी कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थी की आवश्यकताओं और रुचियों को मस्तिष्क में ध्यान में रखना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयाम है? तो मनोवैज्ञानिक आयाम, दार्शनिक आयाम, कार्यात्मक आयाम, मूल्यांकन आयाम। तो इसमें जो है कि रुचियों मस्तिष्क में रखना चाहिए तो मनोवैज्ञानिक आयाम। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। किसी कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं रुचियों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। मनोवैज्ञानिक आयाम इस पक्ष को ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विकास प्रभावित करता है, विकास प्रभावित होता है। तो विकास प्रभावित कहाँ पर होता है? तो विकास जो कि वंशानुक्रम और वातावरण से दोनों से प्रभावित होता है। वंशानुक्रम जो कि शारीरिक रूप से प्रभावित करता है और वातावरण जो कि शारीरिक रूप से कम करता है पर मानसिक रूप से ज्यादा कर। जैसा वातावरण हो उसी हिसाब से हमारा विकास होता है। अच्छा रहेगा तो अच्छा और बुरा रहेगा तो बुरा। तो इसका आंसर जो कि सी है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित करते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। तो विकास को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही कारक प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम कारक के अंतर्गत जन्म से प्राप्त शारीरिक रचना, आकार, प्रकार तथा बुद्धि आदि बालकों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। वातावरण से संबंधित अनेक कारक व्यक्ति के विकास में सहायता होते हैं। वातावरण से संबंधित अनेक कारक जो कि व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। शारीरिक विकास पर वातावरण का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास पर वातावरण का जो है कि बहुत कम प्रभाव पड़ता है, परंतु मानसिक विकास पर जो है कि वातावरण का प्रभाव पर्याप्त प्रभाव देखने को मिलता है। परिवेश का यह प्रभाव बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था और जीवन के अंतिम क्षण तक पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्ययन की परिभाषा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पत्ति होती है
यह प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तन होती है, क्योंकि परिवर्तन प्रशिक्षण पर आरोग्य नहीं है। अध्ययन की परिभाषा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पत्ति होती है, यह प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तित होती है, क्योंकि परिवर्तन प्रशिक्षण पर आरोग्य नहीं है। तो किसने कहा है? E.R. फिलगार्ड ने कहा है। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। ये DSSB PGT में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिशा स्थिति का तात्पर्य है। दिशा स्थिति का तात्पर्य क्या है? तो दरवाजों की आंतरिक स्थिति, बाह्य उन्नयन, आवश्यक उन्नयन, उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? दिशा का तात्पर्य है तो यह जो है कि बाह्य उन्नयन से, दिशा स्थिति का तात्पर्य बाह्य उन्नयन से। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बालक का बायां हाथ या दाहिना हाथ का प्रयोग निर्भर है। तो बालक का बायां हाथ तथा दाहिना हाथ निर्भर किस पर? मस्तिष्क के प्रभुत्व पर निर्भर है। तो इसका आंसर जो है कि डी पर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विकास का प्रतिमान ऐसा होता है। तो विकास का प्रतिमान कैसा होता है? जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं होती, जिसके भविष्यवाणी होती है तो यह सही है। भविष्यवाणी नहीं तो यह गलत हो जाएगा। भविष्यवाणी होती है। शारीरिक के सभी भागों पर विकास एक सा होता है तो यह गलत है। प्रत्येक शरीर के सभी भाग जो कि एक समान नहीं होता, अलग अलग होते हैं। प्रत्येक जन्म के लिए विकास की दर एक समान होती है, प्रत्येक जन के लिए सबके अलग अलग होते हैं। तो सबसे सही आंसर होगा जिसकी भविष्यवाणी होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्यवसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए। व्यवसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए किसका? तो नौकरी दिलाने पर, या सेवार्थियों की उचित नौकरी ढूंढने में सहायता देने पर, या शिक्षा व्यवस्था की वित्तीय उन्मूलन रखने पर। तो शिक्षा व्यवस्था को वित्तीय उन्मूलन रखने, वित्तीय उन्मुख बनाने पर होता है। इसका आंसर जो कि सी सही हो जाएगा। इसका आंसर सी सही होगा, शिक्षा व्यवस्था को वित्तीय उन्मुख बनाने पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थिति से, अधिगम प्रक्रिया से, उपरोक्त सभी से। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो कि अधिगमकर्ता से है, अधिगम परिस्थिति से और अधिगम प्रक्रिया से, इन सभी से। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों मानव व्यवहार से संबंधित है। शिक्षा व्यवहार का अध्ययन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थिति से तथा अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंतिम को सर्वप्रथम रखने का अर्थ क्या है? अंतिम को सर्वप्रथम रखने का अर्थ क्या है? तो अधिगम को में उल्टाव हो जाएगा। अंतिम को सर्वप्रथम रखने का अर्थ है अधिगम में उल्टाव। तो इसका जो कि ए सही हो जाएगा, अधिगम में उल्टाव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किन किन सिद्धांतवादियों ने व्यवहारवाद में योगदान किया? निम्नलिखित में से किन किन सिद्धांतवादियों ने व्यवहारवाद में योगदान किया? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो जो है कि पावलॉक और स्किनर और वाटसन हो जाएंगे, जो कि सिद्धांतवादी व्यवहारवाद पर योगदान दिया। तो पावलॉक है, स्किनर और वाटसन, यह जो तीनों लोग हैं, तो यह इन्होंने सिद्धांतवाद व्यवहारवाद पर योगदान दिया। तो पहला, दूसरा, तीसरा किसने है? तो पहला, दूसरा, तीसरा तो डी में, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लड़कियों और लड़कों का बच्चों के रूप में सामाजिकरण की प्रक्रिया लिंग निर्धारित कहलाती है। तो जो है कि सही है, लड़कियों लड़कों का बच्चों के रूप में सामाजिकरण की प्रक्रिया जो कि लिंग निर्धारित कहलाती है, जेंडरिंग कहलाती है। तो यह सही है। और जो है कि कारण आर कह रहा है कि बच्चे व्यवहार एवं भूमिकाओं को जेंडरिंग प्रक्रियाओं के अनुसार आत्मसात कर लेते हैं। बच्चे व्यवहार और भूमिकाओं को जेंडरिंग प्रक्रियाओं के अनुसार आत्मसात कर लेते हैं। तो यह भी सही है, दोनों सही है, ए और आर दोनों से। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एकल केस का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। एकल केस का जो है कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो अनुधैर्य उपागम कहलाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, अनुधैर्य उपागम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि हाल्यों के विख्यात संयोजन अध्ययन कौन से पशु पक्षियों का प्रयोग करते हुए किए गए थे। हाल्यों के विख्यात संयोजन अध्ययन जो है कि कौन से पशु पक्षियों के प्रयोग करते हुए किए थे, तो बंदर पर किए थे। हाल्यों ने बंदर पर किए थे, तो इसका आंसर जो है कि डी हो जाएगा। तो हाल्यों ने विख्यात संयोजन अध्ययन बंदर पशुओं का प्रयोग करते हुए किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसके अनुसार नैतिक विकास दो चरणों में होता है। तो किसके अनुसार नैतिक विकास दो चरणों में होता है, तो पियाजे के अनुसार होता है दो चरणों में। तो इनका कौन कौन सा दो चरण है, तो इसमें जो कि इनके दो चरणों में जो कि एक परात्य नैतिक होता है, एक स्वायत्त नैतिक होता है। कौन सा होता है, एक परात्य पियाजे के नैतिक विकास में दो चरण जो कौन होता है, एक परात्य होता है, एक स्वायत्त होता है। तो देखते हैं पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के दो चरणों में होता है। बाल विकास के क्षेत्र में पियाजे का संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत काफी महत्व रखता है। यह सिद्धांत स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पियाजे द्वारा विकसित किया गया। तो पियाजे के दो नैतिक सिद्धांत क्या है, दो नैतिक चरण क्या है, तो परात्य है और स्वायत्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बंडूरा के अनुसार अवलोकन अधिगम के निम्न सिद्धांतों को क्रम में लगाएं। बंडूरा के अनुसार अवलोकन के चरणों को जो है कि सिद्धांत को क्रम में लगाना है। तो बंडूरा ने पहले क्या किया था, बंडूरा ने पहले जो कि ध्यानात्मक प्रक्रियाएं किए थे और फिर उत्प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं किए। पहला ध्यानात्मक, फिर उसके बाद उत्प्रेरणा, उसके बाद जो है कि उत्पादन प्रक्रिया होगा। उसके बाद बंडूरा ने उत्पादन प्रक्रिया की, लास्ट में अवधारणात्मक प्रक्रिया की धारण कर लिया। अवधारणात्मक प्रक्रिया की पहले जो कि ध्यान दिया, फिर उत्प्रेरणा किया, प्रेरणा लिया, फिर उत्पादन किया, फिर जो है कि धारण कर लिया। तो उत्पादन प्रक्रिया ने ध्यान प्रक्रिया, उत्प्रेरणात्मक प्रक्रिया, उत्पादन प्रक्रिया, फिर लास्ट में अवधारणात्मक प्रक्रिया। तो पहला दूसरा पहला कितने हैं, तो दूसरा पहला जो कि डी में, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो बंडूरा के अनुसार अवलोकन अधिगम के निम्न सिद्धांत का क्रम है, एक ध्यानात्मक, प्रेरणात्मक, उत्प्रेरणात्मक, उत्पादन तथा अवधारणात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए और कारण आर कर रहा है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि अधिगम संज्ञान तब मिलता है जब एक नया व्यवहार ज्ञान लेने वाले सीखने वाले की तरह से आवश्यकता महसूस किए जाने पर उसकी संतुष्टि में योगदान देता है। अधिगम तब मिलता है जब एक नया व्यवहार ज्ञान लेने वाले सीखने वाले की तरह से आवश्यकता अनुसार किए जाने पर उसकी संतुष्टि में योगदान देता है। तो यह सही है और कारण आर कह रहा है कि अधिगम ज्ञान तब मिलता है जब ज्ञान लेने वाले सीखने वाले द्वारा एक समय में दो या दो से अधिक इंद्रियों का उपयोग किया जाता है। तो यह भी सही है, ए और आर दोनों सही, लेकिन इसकी जो है कि व्याख्या नहीं कर रहा है, ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर जो है कि ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एंड्रोगॉगी बच्चों को पढ़ाने की कला तथा विज्ञान है। तो यह गलत है। एंड्रोगॉगी जो कि बच्चों को नहीं, वयस्कों को पढ़ाने का कला एवं विज्ञान है। और कारण आर कह रहा है कि एंड्रोगॉगी वयस्कों तथा उनके विशिष्ट अधिगम व्यवहार में समझने पर आधारित है। तो यह सही है। पहला जो है कि गलत है, ए गलत है और आर सही है, तो इसका आंसर जो कि डी हो जाएगा। अवलोकन अधिगम के संकट प्रक्रियाओं का सही क्रम लिखिए। अवलोकन अधिगम का संकट प्रक्रियाओं को सही क्रम में लिखना है। तो पहले जो है कि हो जाएगा ध्यान, पहले ध्यान होगा और फिर उसके बाद जैसा कि मैं पहले देख लिया था, किसका था यह जो है कि बंडूरा का था। किसका था, बंडूरा का था। तो ये शॉर्टकट में लिया, ध्यान, उत्प्रेरणा होगा, पहले जो कि ध्यान होगा, उत्प्रेरणा, फिर उत्पादन, लास्ट में प्रतिपादन होगा, प्रतिधारण होगा। तो पहला किसमें है, चौथा और तीसरा किसमें, चौथा तीसरा पहला और चौथा दूसरा, दूसरा किसमें है। तो इसमें देखिए, इसमें उल्टा हो गया है, दूसरा रहना चाहिए, चौथा दूसरा, तो इसका आंसर यही सही होगा, डी है, डी है। तो ध्यान, प्रतिधारण,
ध्यान, प्रतिधारण, उत्पादन, उत्प्रेरणा, ऐसे इसमें दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 में शिक्षा के विस्तार से संबंधित दी गई अवधारणाओं को उसके अर्थ में सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में जो है कि शिक्षा की अवधारणा दिया गया है और सूची 2 में जो है कि शिक्षा की विस्तार से संबंधित करना है। तो शिक्षा अभिप्रेरणा का संबंध किससे है? तो अभिप्रेरणा जो है कि अंतः मन से ही उत्पन्न होती है ना। तो एक अंतः अवस्था जो मानवीय व्यवहार, शक्ति, क्रियाशील, गतिशील और लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा दिखलाता है, लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा दिखलाता है। तो इसका दूसरा हो जाएगा। और अधिगम सीखना किससे है? तो अधिगम जो है कि एक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति स्वयं क्रिया से अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अधिगम सीखने से है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति स्वयं के क्रिया से अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो इसका तीसरा हो जाएगा। और आवश्यकता किससे संबंधित है? तो आवश्यकता जो है कि आवश्यकता क्या है और क्या होना चाहिए के बीच अंतर करता है। आवश्यकता जो कि क्या है, क्या होना चाहिए के बीच जो है कि अंतर करता है आवश्यकता। और उसके बाद जो है कि रुचि रुचि का संबंध किससे है? तो एक व्यक्ति की ओर से दर्शाई गई सीखने की चाह, एक व्यक्ति की ओर से दर्शाई गई सीखने की चाह, तो इसका पहला हो जाएगा। और अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा किससे संबंध हो जाएगा? एक अंतर अवस्था से है, तो इसका दूसरा। और अधिगम का संबंध जो है कि एक प्रक्रिया जिसमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की होती है। तो और फिर एक आवश्यकता जो है कि क्या है, क्या होना चाहिए, इसका संबंध इससे हो जाएगा। और रुचि जो है कि एक व्यक्ति की ओर से दर्शाई गई सीखने की चाह, तो पहला इसमें दूसरा हो जाएगा और इसमें तीसरा, और इसमें इसमें जो है कि चौथा और इसमें पहला। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला किसमें है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, तो सी में। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अप्रेरणा एक अंतः अवस्था जो मानवीय व्यवहार, शक्ति, क्रियाशील, गतिशील और लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा दिखलाती है। और अधिगम सीखना जो है कि एक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति स्वतः क्रिया अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। और जो है कि आवश्यकता आवश्यकता क्या है? तो क्या है और क्या होना चाहिए के बीच अंतर करना। और रुचि जो है कि एक व्यक्ति की ओर से दर्शाई गई सीखने की चाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मॉन्टेसरी विधि मनोचिकित्सा की एक विशेष तकनीकी है। मॉन्टेसरी विधि मनोचिकित्सा की एक विशेष तकनीकी है, तो क्या सही है? तो यह जो है कि सही है। मॉन्टेसरी विधि जो है कि मनोचिकित्सा की, नहीं सॉरी ये गलत है। मॉन्टेसरी द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा साला पूर्व बच्चों की सीखा जाता है इससे। तो मनोचिकित्सा की एक तकनीकी है, तो यह जो है कि गलत है। और जो है कि कारण आकर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा साला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है, तो यह सही है। तो ए जो है कि गलत है, आर सही है। तो ए गलत, आर सही किसमें है? तो बी में है। तो इसका आंसर जो है कि बी हो जाएगा। तो एक सीखने की स्थिति में सीखने के लिए विशेष पदों का निम्न क्रम है। तो सीखने की विशेष स्थिति में तो पहले जो कि ध्यान किया जाता है, फिर अवधारणा उसको धारण किया जाता है, फिर समझा जाता है, फिर अनुभूति सीखना जाता है। पहले क्या किया जाता है? ध्यान किया जाता है, फिर जो है कि उसे धारण नहीं समझा जाता है, समझना, फिर अनुभूति, अवधारणा, सीखना। पहले ध्यान से सुना जाता है, फिर समझा जाता है कि क्या है, फिर अनुभूति की जाती है, फिर धारण किया जाता है, फिर सीखा जाता है। तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। तो नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर विचारपूर्वक दीजिए। तो यूजीसी नेट का है, तो इससे हमारा कोई संबंध नहीं टीजीटी के लिए, देख लेते हैं फिर भी। तो पूछा है कि आज कल पठन पाठन प्रणाली प्रारंभिक कक्षा की 4 दीवारी शिक्षा संबंधित प्रयास से नहीं कहीं दूर जा चुकी है। ई लर्निंग एक और ऐसी प्रणाली है जो कुछ एक निश्चित हालातों में एकल विधि की तरह प्रयोग की जाती है, परंतु इसे प्रभावशाली तरीके के
पारंपरिक अधिगम विधियों के कुछ तत्वों के साथ जोड़ा जा सकता है। इस सम्मिश्रण को ब्लेंडिंग लर्निंग सम्मिश्रण अधिगम कहते हैं। ब्लेंडिंग लर्निंग का ई लर्निंग के साथ एकीकरण, जिसके अंतर्गत वेब पन्नों के द्वारा शिक्षण सामग्री का ऑनलाइन वितरण करना, चर्चा पटल तथा ईमेल के साथ पारंपरिक शिक्षण विधियां, जिसके अंतर्गत भाषण, व्यक्तिगत चर्चाएं, संगोष्ठी या गृह शिक्षण आदि शामिल है। ब्लेंडिंग लर्निंग जो है कि एक लर्निंग भी शामिल हो सकता है जो वायरलेस यंत्रों के माध्यम से, जैसे सेल फोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए या लैपटॉप कंप्यूटर्स द्वारा संभव हो सकती है। कभी कभी ब्लेंडिंग लर्निंग शब्द की अपेक्षा हाइब्रिड लर्निंग तथा मिक्स्ड लर्निंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लेंडिंग लर्निंग मिश्रण क्या है? तो जैसा कि हम लोग ब्लेंडिंग लर्निंग देखते हैं कि ऐसे इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो ब्लेंडिंग लर्निंग मिश्रण क्या है? जैसे हमने पढ़ा है कि पारंपरिक अधिगम एवं ई लर्निंग तकनीकी है, तो यह जो कि सही है, कक्षा के अंदर प्रयोग होने वाले सीखने की तकनीकी है, तो यह नहीं है। ब्लेंडिंग लर्निंग जो है कि पारंपरिक अधिगम ई लर्निंग एवं एम लर्निंग है, तो यह भी सही है। तो पहला और तीसरा जो है कि सही है, तो इसका हो जाएगा पहला तीसरा किसमें है? तो बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो ब्लेंडिंग लर्निंग मिश्रण का क्रम जो कि पारंपरिक अधिगम एवं ई लर्निंग तकनीकी है, पारंपरिक अधिगम ई लर्निंग एवं एम लर्निंग है। तो ब्लेंडिंग लर्निंग के लिए अन्य शब्द का प्रयोग किए जाते हैं। तो ब्लेंडिंग लर्निंग के लिए कौन से अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कौन कौन सा इसमें है? तो यह जो है कि ब्लेंडिंग लर्निंग के लिए जो है कि हाइब्रिड लर्निंग और मिक्स्ड लर्निंग का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इसमें पढ़े थे हमने, हाइब्रिड लर्निंग और मिक्स्ड लर्निंग का प्रयोग किया जाता है। तो पहला और दूसरा हो जाएगा। पहला दूसरा किसमें है? तो जो है कि पहला हाइब्रिड और मिक्स्ड लर्निंग, तो पहला दूसरा इसमें नहीं दिया है। इसमें भी बताया हाइब्रिड लर्निंग, देखिए इसमें बताया है ब्लेंडिंग लर्निंग शब्द की अपेक्षा हाइब्रिड लर्निंग और मिक्स्ड लर्निंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ब्लेंडिंग लर्निंग शब्द की अपेक्षा हाइब्रिड लर्निंग तथा मिक्स्ड लर्निंग का प्रयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह दोनों है, हाइब्रिड और मिक्स्ड। तो इसका जो है कि पहला और दूसरा रहेगा, जो कि इसमें नहीं दिया है। तो पहला दूसरा इसमें इसका बी बताया गया है। पहला दूसरा लिए एक काट देते हैं, पहला दूसरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ब्लेंडिंग लर्निंग के लिए अन्य शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वही है हाइब्रिड लर्निंग और मिक्स्ड लर्निंग होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कथन ए और कारण आर पूछा है। तो कथन ए कह रहा है कि कार्य करके सीखना पढ़ने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। कार्य करके सीखना पढ़ने का एक सबसे प्रभावशाली तरीका है, तो यह जो कि सही है, प्रभावशाली तरीका है। और कारण आर कह रहा है कि सुनने व देखने की अपेक्षा जो कार्य हम करते हैं उसका 90% याद रहता है, तो यह सही है। सुनने व देखने की अपेक्षा जो हम कार्य अपने से करते हैं, खुद से करते हैं, वो जो कि 90% तक याद रहता है। तो ए और आर दोनों सही है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। तो इसमें जो है कि सी बताया ए और आर दोनों सही, परंतु ए आर का वितरण नहीं करता है, तो इसका आंसर सी सही होगा, विवरण नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक के पदों को सूची दो के पदों से मिलान करना है। तो सूची एक में जो है कि क्लेक्टिक मोनोलॉन्ग होगा, क्लेक्टिक मोनोलॉन्ग होगा। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है कि किशोरावस्था से है। किससे? किशोरावस्था से। क्लेक्टिक मोनोलॉन्ग इसका चौथा, इसे चौथा हो जाएगा। और डाइवर्जेंट थिंकिंग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग का संबंध जो है कि समस्या सुलझाने से होगा, समस्या सुलझाने से हो जाएगा। और लेनुंगो का संबंध जो है कि भूढ़ काया होगा, लेनुंगो का संबंध भूढ़ काया से है। और पर्सनल फेवक, तो यह जो कि पर्सनल फेवक का जो कि शालापुर बच्चे से संबंधित है। किससे है? शालापुर
बच्चे से संबंधित। लेनुंगो जो कि वुड का है, और पर्सनल वे ठेवक जो है कि सालापुर बच्चों से है। तो पहला का जो है कि चौथा है, और बी का जो है कि दूसरा, और सी का जो है कि तीसरा, और पर्सनल फेबल का जो है कि सालापुर बच्चे पहला। तो चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला किससे संबंधित? चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला जो है कि बी में है। तो इसका आंसर सॉरी डी है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। क्लेस्टिकल कलेक्टिव मोनोलॉग किससे संबंधित? किशोरावस्था से। डायरजेंट थिंकिंग जो कि समस्या सुलझाना से है। लेनुंगो जो कि गुड़ काया है से संबंधित है। पर्सनल फेवक जो है कि सालापुर बच्चे से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके व्यवहार दिए गए हैं संकल्पना से सम्मिलित कर कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके व्यवहार दिए गए हैं, उनकी संकल्पना से सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में जो कि रचनात्मक है, ऑथर है, और सूची 2 में जो है कि संकल्पना कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो कि हो जाएगा, वाइगोस्की का कॉन्सेप्ट क्या है? तो वाइगोस्की जो है कि किससे संबंधित है? तो वो जो कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल विकास से संबंधित। किससे? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल विकास से संबंधित है वाइगोस्की। तो जनरल फैक्टर एजुकेशन PWR जोन ऑफ प्रॉक्सिकल विकास, तो इसका जो है कि दूसरा हो जाएगा। और पियाजे जो है कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। तो इनका कौन सा होगा? संज्ञानात्मक नहीं इसमें दिया गया है। तो पियाजे का संबंध जो है कि PWRE से होगा, PWRE से संबंधित होगा। और स्पीयरमैन जो कि जनरल फैक्टर से संबंधित है, इसका जो है कि तीसरा। और मॉन्टेसरी का संबंध जो है कि ऑटो एजुकेशन से है। तो पहला का जो है कि दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। तो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा किसमें है? तो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा बी में है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो वाइगोस्की जो कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल विकास से संबंधित है, और पियाजे जो है कि PWRE से, और स्पीयरमैन जो है कि जनरल फैक्टर से, और मॉन्टेसरी जो है कि ऑटो एजुकेशन से है, ऑटो एजुकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टेबुला रासा का मतलब होता है। टेबुला रासा का मतलब जो कि ब्लैक स्लेट से होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसके बारे में जानते हैं। तो टेबुला रासा का मतलब ब्लैक स्लेट से होता है। इसे जो है कि जॉन लॉक के अनुसार बच्चे का मन खाली, जॉन लॉक ने कहा है कि बच्चे का मन जो कि खाली स्लेट के भांति होता है, जिस पर जो चाहे आप लिख सकते हैं। बच्चे का मन जो कि खाली स्लेट से होता है, जिस पर जो चाहे आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग जानी जाती है। क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग जानी जाती है तो डायरेक्टिक काउंसलिंग से, या पारिवारिक काउंसलिंग, या नॉन डायरेक्टिक काउंसलिंग, या इलेक्ट्रिक काउंसलिंग से। तो किससे जानी जाती है? तो यह जो है कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग से जानी जाती है। क्लाइंट सेटल्ड काउंसलिंग जो है कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग से जानी जाती है। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है? कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर इसमें से क्या है? तो कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर जो है कि पूर्व कॉन्वेंशन स्तर होगा, पूर्व कॉन्वेंशनल स्तर हो जाएगा। तो कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पूर्व कॉन्वेंशनल स्तर, फिर कॉन्वेंशनल, फिर उत्तर कॉन्वेंशनल। पहले स्थान पर पूर्व कॉन्वेंशनल स्तर होगा, दूसरे स्थान पर जो कि कन्वेंशनल स्तर होगा, और तीसरे स्थान पर जो कि उत्तर कन्वेंशनल स्तर। तो इसका आंसर जो है कि पूर्व कन्वेंशनल स्तर जो हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अधिगम और कल्पना है। तो अधिगम और कल्पना क्या है? तो व्यक्तिगत प्रक्रिया, या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया। तो अधिगम और परिकल्पना, अधिगम और कल्पना क्या है? तो अधिगम और कल्पना जो है कि एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है?
मानसिक प्रक्रिया, सोचना, सीखना, सब जो कि मानसिक रूप से होता है, तो मानसिक प्रक्रिया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अधिगम और कल्पना मानसिक प्रक्रिया। पियाजे के अनुसार मानसिक प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विकास का वर्णन किया जाता है, जिसमें आंतरिक प्रक्रिया वातावरण के साथ परिमार्जन, सोचना एवं कल्पना करना इसके अंतर्गत आते हैं। तो निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रित भागों से प्रारंभ होता है। इसका उदाहरण है निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है। इसका उदाहरण क्या है? पेट व धड़ का विकास, या सिर या पैरों का विकास, या दौड़ना चलना। तो पेट व धड़ का विकास होगा, तो इसका यह हो जाएगा। और मस्तिष्काधोमुखी विकास जो कि सिर और पैर का विकास हो जाएगा, इसका निकट दूर विकास ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। मस्तिष्काधोमुखी विकास में क्रम में शारीरिक विकास होता है, तो ये जो कि सिर से पैर की ओर होता है, तो सिर से पैर की जो कि सी में, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण क्या है? तो खराब स्वास्थ्य, मातृवंचन, पारिवारिक वृद्धि का आकार में और वृद्धि। तो बालकों में जो है कि बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण क्या है? तो जो कि मातृवंचन हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मातृवंचन। बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण जो है कि मातृवंचन है। जो बालक बचपन में अपनी माँ से किसी कारण अलग हो जाते हैं या मातृ सुख से वंचित हो जाते हैं, उनके व्यवहार में कोई ना कोई समस्या बड़े होने पर दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बालक का विकास है, तो बालक का विकास क्या है? वातावरणीय एवं अधिगम का परिणाम, या वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम, या वंशानुक्रम एवं अधिगम का परिणाम। तो बालक का विकास जो है कि वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम होता है। किसका? वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम होता है, तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने से, ज्ञान हस्तांतरण से, अनुभव व नवीन अर्थ खोजने से। तो अनुभव व नवीन अर्थ खोजने से होती है, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारा जो कि यह क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। अब जो कि नेक्स्ट क्लास है वृद्धि विकास की अवस्था एवं प्रत्येक अवस्था के विकासात्मक का, तो जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही हमारी क्लास जो है कि देखते